जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका श्रीकांत सर की क्लास में। पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने पढ़ा था कि मूलर चालकता क्या होती है, तुल्यांकी चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता पढ़ी थी और साथ साथ हमने पढ़ा था चालकत्व। तो अगर आप आज के लेक्चर को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार आप लेक्चर नंबर 3 पर जाएं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, लेक्चर नंबर 3 पे जाएं, लेक्चर नंबर 4 पे जाएं। वहाँ से अगर एक बार रिवाइज करके आएंगे तो आज का जो लेक्चर है उसमें बहुत मज़ा आपको आने वाला है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि चालकत्व, चालकता, मूलर चालकता और तुल्यांकी चालकता पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सांद्रता के प्रभाव को आज हम लोग पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन हाँ, एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आज के लेक्चर को आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको एक बार लेक्चर नंबर 3 पर, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, और लेक्चर नंबर 4 पर जाकर उसको अवश्य देखना चाहिए। तभी आपका बेस वहाँ से क्लियर होगा और आज की बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं सांद्रता का चालकत्व पर प्रभाव। सांद्रता का चालकत्व पर प्रभाव। तो चालकत्व होता क्या है कि जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, चालकत्व G बराबर होता है 1/R, यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। अब हमें ये पढ़ना है कि चालकत्व पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, उससे पहले हमें थोड़ा सा विद्युत अपघट्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट और प्रबल विद्युत अपघट्ट को समझ लेना चाहिए। विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? देखिए, जब किसी पदार्थ को, वे पदार्थ जिनको हम जल में घोलें तो वो अपने आयनों में वियोजित हो जाएं, यानी विद्युत अपघट्ट वे होते हैं जो धन और ऋण आयनों से मिलकर बने होते हैं, जो धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आपका NaCl है, NaCl आपका विद्युत अपघट्ट है, KCl है। ये सब क्या हैं? ये विद्युत अपघट्ट हैं और इनकी एक विशेषता होती है कि अगर इनको हम जल में घोल दें तो ये धन और ऋण आवेशित आयनों में टूट जाते हैं, यानी वियोजित हो जाते हैं, जिनका आयनन हो जाता है जलीय विलयन में। वो विद्युत अपघट्ट होते हैं। अभी होते हैं दो। एक तो होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट, जिन्हें हम वीक इलेक्ट्रोलिट्स कहते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्टों की क्या खासियत होती है? इनको जब जल में घोलते हैं तो इनका आयनन बहुत अल्प मात्रा में होता है, बहुत थोड़ा सा आयनन होता है। भाई, जैसे अगर हमने 100 अणु घोले हैं तो 100 में से हो सकता है 2, 4, 6, 8 का आयनन हो रहा हो, यानी कि पूरी तरीके से उनका आयनन नहीं होता है, अल्प मात्रा में वियोजित होते हैं। किसी भी विद्युत अपघट्ट के जल में वियोजित होने की मात्रा को उसके आयनन की मात्रा अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनन या वियोजन की मात्रा अल्फा कहते हैं। आयनन या वियोजन की मात्रा अल्फा कहते हैं। आयनन या वियोजन की मात्रा दुर्बल विद्युत अपघट्टों के लिए बहुत कम होती है। इनको हम जल में घोलेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्टों को, तो ये थोड़ी सी मात्रा इनकी आयनों में वियोजित होगी, राइट। अब दूसरे होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिट्स। इनकी खासियत क्या होती है? इन विद्युत अपघट्ट कैसे मिलकर बने होते हैं? धन और ऋण आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं। और प्रबल विद्युत अपघट्ट वे होते हैं जिनको जल में अगर हम घोल दें तो ये इनका आयनन पूर्ण हो जाता है, यानी 100% ये आयनित हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 100% आयनन इनका हो जाता है। 100% ये जलीय विलयन में टूट जाते हैं, यानी कि Na+ आयन और Cl, जैसे NaCl को अगर जल में घोलेंगे जाके तो इसका वियोजन कितना हो जाएगा? 100%। कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो अणुओं के रूप में रह जाए। ये तो होती है प्रबल विद्युत अपघट्ट की बात, ठीक। दुर्बल विद्युत अपघट्ट और प्रबल विद्युत अपघट्ट। दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा कम होती है और प्रबल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा अधिक होती है। इसके वियोजन की मात्रा कम होती है और इसके वियोजन की मात्रा अधिक होती है, राइट। अब सांद्रता क्या होती है और तनुता क्या होती है? सांद्रता माने कंसंट्रेशन C और तनुता माने होता है V। सांद्रता और तनुता एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखिए, सांद्रता का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा मात्रा किसी विलेय पदार्थ की किसी विलायक में घुली हुई है वो उतना ही ज़्यादा सांद्र होता है। और अगर हम, जैसे मान लीजिए किसी विद्युत अपघट्ट को हमने जल में घोला है, देखिए मान लीजिए हमने 10 ग्राम विद्युत अपघट्ट को 1 लीटर जल में घोला हुआ है, तो 10 ग्राम प्रति लीटर उसकी सांद्रता हो गई। अब अगर हम उसमें
और ज़्यादा नमक घोल दें, NaCl जो घोला है, विद्युत अपघट्ट घोला है, अगर हम और ज़्यादा घोल दें तो क्या होगा, उसकी सांद्रता बढ़नी चालू हो जाएगी। और अगर सांद्रता को कम करना है तो 10 ग्राम 1 लीटर में घुला हुआ है, हम उसमें अगर विलायक की मात्रा बढ़ाना चालू कर दें, पानी और बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं, तो क्या होगा, उसकी तनुता बढ़ने लगेगी। यानी कि अगर हम आयतन बढ़ाएंगे, विलायक मिलाएंगे तो तनुता बढ़ेगी और सांद्रता घटेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें पर लीटर विद्युत अपघट्ट की मात्रा घट जाएगी। राइट, ये चीज़ समझ में आ गई। तो आइए अब आगे हम लोग स्टडी करते हैं किस तरीके से चालकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब हम चालकत्व होता क्या है जी, तो अगर हम सांद्रता को घटाएं, किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन की सांद्रता को घटाएं, यानी कि हम उसमें पानी को और ज़्यादा मिलाएं, तो उससे क्या होगा, उसकी तानुता बढ़ेगी और सांद्रता घटेगी। तो सांद्रता जब घटेगी तो दुर्बल विद्युत अपघट्टों का जो विलयन होगा उसकी चालकत्व क्या होगा, बढ़ेगा। चालकत्व बढ़ेगा, बात समझिएगा। अगर हम तनुता को बढ़ाएं यानी कि सांद्रता को कम करें तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट में चालकत्व बढ़ेगा, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विलयन में चालकत्व बढ़ेगा। ठीक है, और अगर हम प्रबल विद्युत अपघट्ट के में तनुता को बढ़ाएं, यहाँ C और V, अगर हम यहाँ पर तनुता को बढ़ाएं तो सांद्रता घटेगी, तनुता बढ़ाने पर सांद्रता घटती है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी क्या बढ़ेगा, चालकत्व बढ़ेगा। यहाँ भी चालकत्व बढ़ेगा भैया, यहाँ भी चालकत्व बढ़ेगा। तो दोनों में ही चालकत्व बढ़ता है, प्रबल में भी बढ़ता है और दुर्बल में भी बढ़ता है, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों का कारण चालकत्व का बढ़ने का अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, देखिए, जब दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विलयन में हम तनुता बढ़ाते हैं तो तनुता जैसे ही हम बढ़ाते हैं उसके आयनन की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। ये अल्फा, अभी कोई ए बी दुर्बल विद्युत अपघट्ट था, ए और बी, ठीक, लेकिन जैसे ही हमने इसमें पानी मिलाया यानी कि तनुता को बढ़ाया, जैसे ही हमने इसमें पानी मिलाया यानी कि तनुता को बढ़ाया, वैसे ही इसमें क्या होगा कि A+ और B- आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पर A+ और B- आयनों की संख्या बढ़ जाएगी तो आयनन ही तो कंडक्शन करते हैं, आयन ही तो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके ले जाते हैं। जितनी ज़्यादा आयनों की संख्या होगी उतनी ज़्यादा उसका चालकत्व होगा। राइट, ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर किसी प्रबल विद्युत अपघट्ट, जैसे मान लीजिए NaCl है, NaCl में अगर हमने तनुता बढ़ाई तो यहाँ पर तो NaCl पहले ही 100% आयनित हो चुका था, यानी कि इसमें Na+ और +Cl- ऑलरेडी थे। कितने, अगर हमने 100 घोले थे तो 100 के 100 आयनित हो चुके थे। तो फिर यहाँ पर चालकत्व बढ़ने का कारण क्या है, सीधी सी बात है। देखिए, यहाँ पर Na+ और Cl- के बीच अट्रैक्शन काम कर रहा था पहले, तो वो क्या कर रहा था, Na+ और Cl- ये गति नहीं कर पा रहे थे विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर, उतनी आसानी से नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस कम थी। डिस्टेंस कम होने की वजह से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, आकर्षण बल की वजह से भाई ये कह रहा था कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे इस इलेक्ट्रोड के पास। यहाँ पर मान लीजिए कैथोड है, यहाँ पर मान लीजिए एनोड है, तो ये जो है ये आपके कैथोड पे जाएंगे, ये आपके एनोड के ऊपर जाएंगे। तो ये क्या कह रहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जाने नहीं देंगे। लेकिन जब इसमें हम तनुता बढ़ाते हैं तो इनके बीच में दूरी बढ़ जाती है। तो दूरी बढ़ने से क्या होता है कि चालकता बढ़ जाती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये ईजिली विलयन में मूव कर सकते हैं, आसानी से यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। तो इनका कारण क्या है कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, तनुता बढ़ाने पर आकर्षण बल कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चालकत्व बढ़ जाता है।
और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे जैसे तनुता हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम पानी मिलाएंगे, उनके आयनन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से उनके चालकत्व में वृद्धि होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ती है, यहाँ पर बहुत तेज़ी से चालकत्व बढ़ता है, क्योंकि आयन थे ही नहीं, चलने के लिए आयन चाहिए, तभी कंडक्शन होगा, कंडक्टेंस तभी होगा जाके जब आयन अधिक होंगे। और यहाँ पर आयन ऑलरेडी हैं, बस थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है, तो यहाँ पर चालकत्व तो बहुत धीरे से बढ़ता है और यहाँ पर चालकत्व तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चालकत्व में क्या होता है, चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्ट हो चाहे प्रबल विद्युत अपघट्ट हो, दोनों के लिए तनुता बढ़ाने पर यानी कि सांद्रता को कम करने पर चालकत्व बढ़ता है, लेकिन दोनों का कारण अलग अलग होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए चालकत्व इसलिए बढ़ता है क्योंकि आयनन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि विलयन में गति करने के लिए अधिक आयन उपस्थित हो जाते हैं। और इधर पर चालकत्व बढ़ने का कारण ये होता है कि आयनों के बीच डिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसके कारण उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और चालकत्व बढ़ जाता है। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। तो विशिष्ट चालकता होती क्या है, देखो अगर आप लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 को अच्छे से पढ़ के आओगे तो आज यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके छोड़ेंगे। तो विशिष्ट चालकता आपकी होती है काप्पा इज इक्वल टू 1/r, और आगे आप बताइए, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, इंटू L/A, ये होती है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता की डेफिनेशन पे अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि अगर हम 1 ml, अगर लेक्चर नंबर 3 पे जाके आप पढ़ेंगे जाके, तो अगर हम 1 ml विलयन की चालकता निकालें, जैसे ये यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दूर है और ये चीज़ हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, तो L/A की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो काप्पा इज इक्वल टू चालकत्व के बराबर हो जाता है। 1 ml विलयन की जो चालकत्व होता है उसे विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब यहाँ पर बड़ा आश्चर्यजनक बात है, दोनों के लिए, चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्ट हो चाहे प्रबल विद्युत अपघट्ट हो, दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्ट दोनों के लिए बात करी जा रही है। यहाँ पर चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्ट हो और चाहे प्रबल विद्युत अपघट्ट हो, जैसे कि अभी हमने पिछले में पढ़ा था कि अगर तनुता बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं, सांद्रता को घटाएं। सांद्रता कब घटेगी, जब तनुता बढ़ेगी। तनुता को अगर बढ़ाते थे तो चालकत्व तो बढ़ता था, चाहे वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट का विलयन हो चाहे वो प्रबल विद्युत अपघट्ट का विलयन हो। लेकिन यहाँ पर चाहे वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट का विलयन हो चाहे प्रबल विद्युत अपघट्ट का विलयन हो, अगर हम तनुता को बढ़ाएंगे तो सांद्रता कम होगी, लेकिन इनकी चालकता यानी कि काप्पा का मान घटेगा। काप्पा का मान घटेगा। कैसे, देखिए इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि विलयन का जो वॉल्यूम है वो 1 ml ही रहना चाहिए। ठीक, 1 ml वॉल्यूम है। अगर आप इस विलयन में पानी मिलाएंगे, सपोज करिए आपने 1 लीटर था, 1 ml था, यहाँ पर आपने इसमें पानी मिला दिया और इसमें आयन कितने थे, 100 आयन घुले हुए थे, A++ B-। विद्युत अपघट्ट था, कोई विद्युत अपघट्ट A और B- आयनों में टूटा हुआ था जो 1 ml विलयन में उपस्थित थे। ठीक है, 100 आयन थे। अब आपने इसको क्या कर दिया, पानी मिला दिया और इसको कितना कर दिया, जस्ट डबल कर दिया, यानी कि 2 ml कर दिया जाके। ठीक, तो 2 ml की तो चालकत्व विशिष्ट चालकत्व होता नहीं है, उसके लिए आयतन कितना, आयतन की मस्ट कंडीशन है यहाँ पर कि आयतन कितना होना चाहिए, आयतन केवल 1 ml होना चाहिए। तो अब इसको जब आधा कर दोगे भैया, तो आधा कर दोगे तो फिर 1 ml बचेगा, लेकिन यहाँ पर आयनों की संख्या 100 थी और यहाँ पर आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, घट जाएगी। 50 भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा तो 50 होगी। तो कुल मिला के अगर हम तनुता बढ़ाएंगे तो प्रति ml वॉल्यूम में, यानी कि 1 ml आयतन में
विद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या घट जाएगी। और जब आयनों की संख्या ही घट जाएगी तो जितने ज़्यादा आयन होते हैं चालकता उतनी अधिक होती है। तो चूंकि विशिष्ट चालकता में तनुता बढ़ाने पर यानी कि सांद्रता को कम करने पर एकांक आयतन में यानी 1 ml आयतन में आयनों की संख्या घटती है, विद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या घटती है, जिसकी वजह से काप्पा का मान नीचे जाएगा यानी कि घटेगा। आप चाहे विद्युत अपघट्य हम चाहे प्रबल लें चाहे दुर्बल लें, दुर्बल लेंगे तब भी आयनों की संख्या घटेगी और प्रबल लेंगे तब भी आयनों की संख्या घटेगी। तो आयनों की संख्या घटेगी तो विशिष्ट चालकता का मान घटेगा। तो दो चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से। क्या? चालकत्व का मान सांद्रता कम करने पर अर्थात तन्यता बढ़ाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए भी बढ़ता है और प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए भी बढ़ता है। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए इसलिए बढ़ता है क्योंकि आयनन या वियोजन की मात्रा बढ़ती है बहुत तेज़ी से, इसलिए वहाँ मान तेज़ी से बढ़ता है। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए इसलिए बढ़ता है क्योंकि उनके बीच का दूरी बढ़ जाती है बीच की, और जिसकी वजह से उनके बीच का जो अंतराकर्षण बल है वो कम हो जाता है, इस वजह से चालकत्व बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ आई विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता में चूँकि पर ml आयतन में आयनों की विद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या घट जाती है, इस वजह से विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर यानी कि सांद्रता कम करने पर घट जाती है। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। बिल्कुल सेम होता है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता पर। देखिए मोलर चालकता क्या होती है, ये भी लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी विलयन के 1 मोल में उपस्थित विद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है, 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन की जो चालकता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। ये बात हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, एक बार जाके फिर से उसको पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है? देखिए मोलर चालकता काहे के बराबर होती है? मोलर चालकता का फार्मूला होता है, देखिए मोलर चालकता डेल्टा M बराबर होती है विशिष्ट चालकता इंटू तनुता, काप्पा इंटू V। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मोलर चालकता इसके ऊपर भी निर्भर कर रही है, यानी विशिष्ट चालकता अगर बढ़ेगी तो मोलर चालकता बढ़ेगी, अगर तनुता बढ़ेगी तब भी मोलर चालकता बढ़ेगी। तो हमारा क्या प्रभाव होगा? C और V से क्या फ़र्क पड़ेगा जाके? देखिए सांद्रता घटती है जब, तो अब यहाँ पर दोनों पर निर्भर करती है, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि हमारी सांद्रता कम होने पर जो मोलर चालकता है वो बढ़ रही है या घट रही है? उसको देखिए अच्छे से समझते हैं। देखिए अगर सांद्रता कम होती है, सांद्रता कब कम होगी? जब तन्यता बढ़ेगी। तो जब तन्यता बढ़ेगी तो क्या होगा? काप्पा क्या होगी? कम होगी, सीधी सी बात है। विशिष्ट चालकता यानी कि चालकता कम होगी जब तन्यता बढ़ेगी। तो हमारी तो अगर ये कम होगी तो ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो ये कम होगी, तन्यता बढ़ेगी तो चालकता कम होगी, चालकता बढ़ेगी तो तन्यता कम होगी। ठीक है। लेकिन ये जो मोलर चालकता है ये दोनों के बढ़ने पर बढ़ती है, समीकरण से साफ स्पष्ट हो रहा है। अगर विशिष्ट चालकता बढ़ेगी तब भी मोलर चालकता बढ़ेगी। तो हम कैसे पता लगाएं किसके ऊपर ज़्यादा निर्भर करती है? तो देखिए ये चीज़ एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करी गई है, एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करी गई है क्या? कि डेल्टा M की जो निर्भरता होती है वो V के बढ़ने से तेज़ी से बढ़ती है, यानी तन्यता पर ज़्यादा है, काप्पा की तुलना में V पर ज़्यादा निर्भर करती है। यानी कि अगर काप्पा बढ़ाएं तो मोलर चालकता का मान बढ़ता है। अगर हम काप्पा का इस चित्र से समझिए, अगर हम काप्पा का मान बढ़ा रहे हैं तो मोलर चालकता का मान बढ़ता है। ठीक है। लेकिन अगर तन्यता का मान बढ़ाएं तो मोलर चालकता का मान बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अगर हम तन्यता का मान बढ़ाएं
तो मोलर चालकता का मान बहुत ज़्यादा बढ़ता है। यानी कि प्रयोगों के आधार पर देखा गया कि जो मोलर चालकता है वो चालकता की तुलना में तन्यता पर ज़्यादा निर्भर करती है। यानी तन्यता को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तन्यता को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो सीधी सी बात है, तो हम ये मान के चलेंगे कि तन्यता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है। देखिए, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता बिल्कुल सेम है, इसमें ई आ जाएगा तो ये भी काप्पा इंटू वी होता है। ठीक, 1 ग्राम तुल्यांक जिस विलयन में उपस्थित होते हैं उसकी चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तो दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम है। यानी कि तन्यता बढ़ाने पर सांद्रता कम करने पर विलयन की मोलर चालकता बढ़ती है और तुल्यांकी चालकता भी बढ़ती है। ठीक है, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक साथ समझ लेते हैं। देखिए, ये है चालकत्व जी, चालकता के कापा इसको हम बोलते हैं, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य प्लस प्रबल विद्युत अपघट्य दोनों के लिए। तन्यता यानी आयतन को हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सांद्रता यानी कंसंट्रेशन को हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ही हम आयतन बढ़ाते हैं वैसे ही दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्य दोनों के लिए चालकत्व कैसा होता है, बढ़ जाता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए चालकत्व थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए चालकत्व थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है, वो इसलिए क्योंकि इनका आयनन अधिक होता है, इसलिए आयनों की संख्या विलयन में बढ़ जाती है, इसलिए चालकत्व बढ़ जाता है। प्रबल विद्युत अपघट्य का थोड़ा सा बढ़ता है, जैसे ही तन्यता बढ़ाते हैं सांद्रता को कम करते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए चालकत्व थोड़ा सा बढ़ता है। क्यों थोड़ा सा बढ़ता है? क्योंकि उनके आयनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आकर्षण बल कम हो जाता है। अब चालकता की बात करें तो दुर्बल और प्रबल दोनों विद्युत अपघट्यों के लिए तन्यता बढ़ाने पर, सांद्रता कम करने पर कापा का मान घट जाता है, यानी चालकता का मान घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि प्रति ml आयनों की संख्या घट जाती है, इसमें कंडीशन लगी होती है आयतन की, इस वजह से चालकता घट जाती है। मोलर चालकता की बात करी जाए तो मोलर चालकता सांद्रता कम करने पर, तन्यता बढ़ाने पर बढ़ती है, चाहे वो दुर्बल विद्युत अपघट्य हो चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो। अब हमें मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों एक तरीके से बढ़ती हैं। इसको अगर हमें ज्ञात करना है प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, तो हमें याद करना पड़ेगा कोलराउस को। किसको? कोलराउस को। कोलराउस के नियम के द्वारा हम दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकताओं की गणना कर सकते हैं। आइए अब हम जो है मोलर चालकता को ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। एक हमने प्रबल विद्युत अपघट्य लिया। प्रबल विद्युत अपघट्य कौन सा ले लिया हमने? KCl, K प्लस Cl माइनस। ठीक है, इसका वियोजन कैसा हो जाता है? 100% वियोजित हो जाते हैं। 100% वियोजित हो जाते हैं। इसकी सांद्रता, तन्यता और मोलर चालकता को हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफ के माध्यम से। तो देखिए, तन्यता अगर हम बढ़ाएंगे सांद्रता घटेगी तो मोलर चालकता भी बढ़ेगी। लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्यों का आयनन चूँकि 100% हो चुका होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है मोलर चालकता पर। देखिए, यहाँ पर वैज्ञानिकों ने यहाँ पर ग्राफ एक प्लॉट किया √C यानी सांद्रता के बीच में और λm यानी कि मोलर चालकता के बीच में। तो जैसे जैसे तन्यता को बढ़ाएंगे वैसे वैसे सांद्रता कम होगी। सीधी सी बात है कि सांद्रता कम होगी तन्यता को बढ़ाने से। तो अगर हम सांद्रता कम कर रहे हैं, तन्यता बढ़ा रहे हैं, तो मोलर चालकता बढ़ रही है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें पॉइंट्स मिलते हैं। एक वैल्यू यहाँ पर हमने सांद्रता की ली तो तन्यता यहाँ पर इस मोलर चालकता इतनी प्राप्त हुई।
दूसरे पर जब हमने वैल्यू ली तो यहाँ प्राप्त हुई, तीसरे पर ली तो यहाँ से। तो एक तरीके से देखें तो हमें ग्राफ इस तरीके से एक तरीके से प्राप्त हो रहा है। जैसे जैसे सांद्रता कम हो रही है मोलर चालकता बढ़ रही है। तो अगर हम सांद्रता को बढ़ाते जाएं और सांद्रता को क्या कर दें, शून्य कर दें, सांद्रता को अगर शून्य कर दें तो ये लैम्डा एम का मान जो प्राप्त होगा जाके वो अनंत हो जाएगा। सांद्रता शून्य क्या करना संभव है, जैसे मान लीजिए 10 ग्राम नमक या KCl 1 लीटर जल में घुला हुआ है। अगर हम जल की मात्रा बढ़ाना चालू करें और ज़्यादा बढ़ाते जाएं, क्या ऐसा हो सकता है कि सांद्रता शून्य हो जाए, जो कि संभव ही नहीं है। हम चाहे अनंत कर दें फिर भी कुछ ना कुछ तो मात्रा उसमें रह ही जाएगी। सो ऐसा संभव प्रैक्टिकली नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें तो जो हमें मोलर चालकता प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता, या आ सकते हैं अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। इसको क्या कहते हैं, लैम्डा एम इन्फिनिटी। प्रैक्टिकली किसी भी विलयन की सांद्रता को शून्य करना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए, यहाँ पर जो सांद्रता की वैल्यू है और यहाँ पर ये काहे की वैल्यू है, लैम्डा एम की वैल्यू है। अगर हम सांद्रता की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ाते हैं तो लैम्डा की बहुत कम वैल्यू बढ़ती है। ये तो हमें पता ही है कि तन्यता बढ़ाने पर प्रबल विद्युत अपघट्यों की चालकता बहुत कम बढ़ती है, मोलर चालकता बहुत कम बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उनके बीच की केवल दूरी बढ़ रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इस वजह से बढ़ रही है। और ऊपर चलेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आ रही है, तो इसको हम यहाँ पर C बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। इस पॉइंट पर जो कंसंट्रेशन होगा वो 0 हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। जैसे अगर ये हमने 3 बिंदु प्राप्त कर लिए हैं, अगर यहाँ पर अगर हम एक स्केल रखें और इस ग्राफ को पीछे कर दें, अगर हम यहाँ पर एक स्केल की सहायता से इस ग्राफ को पीछे कर दें तो इसको कहते हैं ग्राफ का बहिर्गमन। तो ग्राफ को अगर हम पीछे शिफ्ट कर दें तो यहाँ पर हमें लैम्डा इन्फिनिटी एम यानी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता यानी सीमांत मोलर चालकता प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर हमें सीमांत मोलर चालकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखें कि ग्राफ के एक्स्ट्रापोलेशन के द्वारा हम अनंत तन्यता पर, यहाँ पर तो 0 हो ही जाएगी, C बराबर 0 हो जाएगी, लेकिन ग्राफ में हो जाएगी। प्रैक्टिकली हम लोग शून्य नहीं कर पाएंगे। तो ग्राफ के बहिर्गमन के द्वारा हम प्रबल विद्युत अपघट्यों के विलयनों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, जिसको हम लोग सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। इसी ग्राफ की सहायता से हम एक इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं, डिवाई-हकेल-ओनसागर इक्वेशन। डिवाई-हकेल-ओनसागर इक्वेशन। देखिए, जब हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ कहाँ होता है, स्लोप उसका नीचे की तरफ होता है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमें पता है ये वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। और अगर ग्राफ ऐसा प्राप्त हो रहा है तो उसका स्लोप कैसा होता है, निगेटिव होता है। देखिए, जो लाइन का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये m स्लोप होता है। ये चीज़ हम लोग गणित से जानते हैं। ठीक है, अगर कोई ग्राफ नीचे की तरफ प्लॉट हो रहा है, उसका ढाल नीचे की तरफ है, तो स्लोप कैसा होता है, निगेटिव होता है। इस रेखा के समीकरण के आधार पर हम डिवाई-हकेल-ओनसागर इक्वेशन को इस ग्राफ की सहायता से निकाल सकते हैं। देखिए, y की जगह पे क्या हो जाएगा, लैम्डा एम। हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है वो लैम्डा एम और अंडर रूट सी के बीच में किया है। तो y की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा एम आ जाएगा, इज इक्वल टू एम, स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब वो क्या है मुझे नहीं पता, तो माइनस बी। ठीक है, और x की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट सी, और प्लस C की जगह क्या आ जाएगा, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। जहाँ पर ये स्लोप कट करता है उसको हम क्या कहते हैं, C बिंदु पर अगर प्लॉट कर रहा है, यहाँ पर क्या, कहाँ पे कट कर रहा है,
लैम्डा एम इन्फिनिटी पर, यानी अनंत तन्यता पर। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी, इसको हम लोग कहते हैं डिवाई-हकेल-ओनसागर इक्वेशन। आगे वाले चैप्टरों में यह बहुत काम में आएगा, ठीक है। इसके बाद ये तो हमने निकाल लिया। अब हमने लोगों ने निकाला है मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव ग्राफ के माध्यम से, किनके लिए? प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए। अब एक बार दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर भी नज़र डाल लेते हैं ग्राफ से। देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए मोलर चालकता में सांद्रता परिवर्तन के साथ क्या परिवर्तन होता है। एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है एस्टिक अम्ल CH3COOH। एस्टिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है एस्टिक अम्ल CH3COOH। अगर इसकी हम तन्यता बढ़ाएं तो मोलर चालकता का मान भी बहुत तेजी से बढ़ता है। जैसा कि हमें पता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए मोलर चालकता का मान बहुत तेजी से बढ़ता है। तो तन्यता अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तभी तो सांद्रता कम होगी। तन्यता अगर हम बढ़ाएंगे तो सांद्रता कम होगी। ग्राफ जैसे हमने प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए प्लॉट किया था डेल्टा C और लैम्डा M के बीच, ठीक वैसे ही हम प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर हम जो कुछ पॉइंट्स लेंगे तो इस तरीके से मिलेंगे जाके। किसी वैल्यू पर हमने किसी सांद्रता की किसी वैल्यू पर हमने यहाँ पर लिया तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी जाके। कुछ पॉइंट्स हमें प्राप्त होंगे इस तरीके से प्राप्त होंगे। जैसा कि अभी हमने बात करा था कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए चालकता का मान, मोलर चालकता का मान बहुत तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि उनके आयनन की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से अगर हम जाएंगे तो ये ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा जाके। अब देखिए, इसके द्वारा हम दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अनंत तन्यता पर पानी बढ़ाते चले जाएं, लेकिन अनंत तन्यता पर मोलर चालकता हमें प्राप्त नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। इस तरीके से ग्राफ हमें प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर अब ग्राफ के बहिर्लेखन के द्वारा अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर सकते, यहाँ पर संभव नहीं है। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी, ये संभव नहीं है। ये C बराबर 0 पर होगा जाके, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर संभव नहीं है निकालना, क्योंकि जैसे ही सांद्रता कम होती है ये ग्राफ एकदम से पैरेलल हो जाता है। तो ये कोलराउस ने एक नियम दिया जिसकी सहायता से हम दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कोलराउस का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सो अब आप लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, बिल्कुल अलर्ट मोड में आपने पढ़ना है कोलराउस का। अब हम लोग समझेंगे कोलराउस के नियम को। तो कोलराउस ने क्या किया कि चूंकि प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए हम ग्राफ के बहिर्लेखन के द्वारा उनकी अनंत तन्यता पर मोलर चालकताएं ज्ञात कर सकते हैं, तो उन्होंने अलग अलग विद्युत अपघट्यों के लिए मोलर चालकताएं ज्ञात की। जैसे NaCl के लिए अनंत तन्यता पर मोलर चालकता इतनी निकली, KCl के लिए निकाली, NaBr के लिए निकाली और KBr के लिए निकाली। फिर इन्होंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो दोनों में ही डिफरेंट 23.41 निकला जाके, जो ये सिद्ध करता है कि Na की वैल्यू या K की वैल्यू, K और Na की वैल्यू चाहे Cl आयन हो, चाहे Br आयन हो, चाहे Cl आयन हो, दोनों के ऊपर निर्भर नहीं करती है, उसकी वैल्यू फिक्स आती है। Na जितने भी विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन की अनंत तन्यता पर जो मोलर चालकताएं होती हैं आयनों के लिए वो निश्चित होती हैं, और इसी के आधार पर उन्होंने नियम दिया है कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित आयनों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती हैं। यही कोलराउस का नियम है। देखिए, जैसे अगर हमें NaCl की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता निकालनी है तो ये काय के बराबर होगी? कोलराउस के नियम के अनुसार ये होगी Na प्लस आयन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता और प्लस Cl माइनस आयन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के बराबर होगी। इसी तरीके से अगर हम KCl के लिए निकालना चाहें तो कोलराउस के अनुसार K प्लस आयन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता प्लस
Cl माइनस आयन की अनंतता पर मोलर चालकता के बराबर होगी। ये चीज़ समझ में आ रही कोलराउस का नियम? बताइए। ठीक, ये तो हो गया। अब मान लीजिए हमें सोडियम एसीटेट की निकालनी हो, CH3COO Na की अनंतता पर मोलर चालकता निकालनी हो, तो हम कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात है, एसीटेट आयन की अनंतता पर मोलर चालकता प्लस Na आयन की अनंतता पर मोलर चालकता। ठीक, यहाँ तो समझ में आ गई। लेकिन अगर अब हमें MgCl2 के लिए निकालना हो, MgCl2 के लिए अगर निकालना हो अनंतता पर मोलर चालकता, तो क्या होगा जाके? तो होगा Mg2 प्लस आयन की अनंतता पर मोलर चालकता प्लस यहाँ पर Cl कितने हैं? 2। तो जितने भी आयन होंगे, जितनी भी संख्या होगी, वहाँ पर आगे गुणा कर दिया जाएगा Cl माइनस आयन, 2Cl माइनस आयनों की अनंतता पर मोलर चालकता। ये तुम्हारा कोलराउस का नियम हो गया जाके। ठीक, अब मान लीजिए कोई विद्युत अपघट्य है। अब देखिए कोलराउस का नियम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर किसी विद्युत अपघट्य की हमें अनंतता पर मोलर चालकता निकालनी है, तो उसमें जितने भी धनायन हैं, धनायनों की संख्या न्यू प्लस गुणित धनायन की अनंतता पर मोलर चालकता प्लस ऋणायनों की संख्या इंटू अनंतता पर ऋणायनों की मोलर चालकता। ये कोलराउस का नियम है। यानी किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की मोलर तक अनंतता पर मोलर चालकताओं का योग उसकी अनंतता पर मोलर चालकता के बराबर होता है। या किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की अनंतता पर मोलर चालकता उसके विलयन में उपस्थित धनायन और ऋणायन की अनंतता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ये चीज़ ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी। इसके आधार पर अभी जब हम आपको एक न्यूमेरिकल लगवाएंगे, इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। फिर आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस एग्जाम्पल की मदद से हम कोलराउस के नियम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये है HCl, प्रबल विद्युत अपघट्य है। इसकी अनंतता पर मोलर चालकता 420 दी गई है। NaCl भी एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। इसकी अनंतता पर मोलर चालकता 125 दी गई है। इसी तरीके से सोडियम एसीटेट एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। इसकी अनंतता पर मोलर चालकता हमें 90 दी गई है। ठीक, अब हमें निकालनी है एक दुर्बल विद्युत अपघट्य एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता अनंतता पर, जो कि ना तो ग्राफ के द्वारा संभव है, ठीक है, और ना अन्य किसी माध्यम के तरीके से संभव है। तो कोलराउस ने इन सब की निकाल रखी। और कोलराउस का नियम क्या है? कोलराउस का नियम ये है कि उसके हम आयनों में तोड़ के उसको लिख सकते हैं। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। अब हमें इन सभी समीकरणों को इसी तरीके से लिखना है। अगर हम इसको लिखें तो लैम्डा इन्फिनिटी HCl कोलराउस के नियम के अनुसार क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। ठीक है, इसको हम लिखना चाहें और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 420। अब इसको अगर हम कोलराउस के नियम के अनुसार लिखें NaCl को, तो क्या होगा जाके? लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। ये वैल्यू दी गई है आपको 125। इसके बाद सोडियम एसीटेट के लिए लिखें तो इसको कोलराउस के नियम के अनुसार इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं, CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस, इसकी वैल्यू दी गई है हमें 90। देखिए, ये हमने कोलराउस के नियम के अनुसार तोड़ के लिख लिए। अब हमें करना क्या है? अब हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए एसीटेट आयन की चाहिए और H प्लस आयन की चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो अगर हम क्या करें, एसीटेट हमें चाहिए है और हमें चाहिए है H प्लस आयन। हमें Na नहीं चाहिए,
और Cl नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 + 3 करेंगे, 1 और 3 को जोड़ देंगे और -2 कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए 1 और 3 जोड़ने से हमारा ये आ जाएगा CH3COO- प्लस H+ हमें मिल जाएगा = जब हम इसको घटाएंगे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये Na+ वाले कट जाएंगे यहाँ से और ये Cl- वाले कट जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसको और इसको जोड़ना है, 420 + 90 - 125। अब देखिए ये कोलराउस के नियम के अनुसार कहाँ से हो जाएगा, एसिटिक अम्ल की अनंत तलता पर मोलर चालकता हो जाएगी। तो इसको हम लिख देंगे CH3COOH, एसिटिक अम्ल की अनंत तलता पर ये मोलर चालकता हो गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये 90 अगर इसमें जोड़ देंगे तो 510 हो जाएंगे, -125 इसमें से घटा देंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी जाके 5 और ये 2 में से 9, 395 सीमेंस × cm² × मोल इनवर्स। देखिए कोलराउस के नियम के अनुसार हमने इसे आसानी से कैलकुलेट कर लिया, यही इसकी उपयोगिता है। इस नियम के आधार पर हम दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अनंत तलता पर मोलर चालकताओं की गणना कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज तक के जो टॉपिक हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे, एकदम से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 और ये आपका 5वां लेक्चर है, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट यूपी बोर्ड वाले 12 के स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाएंगे, राइट। अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघटन के फैराडे के नियम, कुछ बैटरीज पढ़ेंगे, ड्राई सेल्स पढ़ेंगे और संक्षारण पढ़ेंगे, धातुओं का संक्षारण पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर का आप लोग इंतज़ार करिए, मिलते हैं जल्दी ही। तब तक आप इसका अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। जय हिंद।